गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट करें ताकि आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। आज अपन कक्षा 12वीं के कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। वो रहेगा खरपतवार, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। खरपतवार वीड, ऐसे नाम से स्पष्ट है। खरपतवार का मतलब होता है कि जो अपनी मुख्य फसल है, खेत में खड़ी मुख्य फसल है, उस मुख्य फसल के साथ उगने वाले कोई अन्य पादप जो फसल को नुकसान पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, खरपतवार कहलाती है। तो यहाँ पर खरपतवार की दो वैज्ञानिक परिभाषा मैंने लिखी है कि फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी कि एक अपना खेत है और इस खेत में अपनी मुख्य फसल मान लो बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, कुछ भी, उस मुख्य फसल के साथ कोई अन्य पौधा या अन्य पादप इसके साथ उगता है तो बाजरे की फसल के लिए एक खरपतवार के रूप में क्या करता है, काम। ठीक है, तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन है कि खरपतवार ऐसे या वे पौधे हैं जो अनचाहे समय, कोई इसका टाइम फिक्स है ही नहीं, कौन सी ऋतु में, अनचाही जगह, किसी भी जगह पर है वो उगते हैं तो उसे खरपतवार कहते हैं। आउटप्लेस आउट टाइम, कोई इसका समय नहीं है उगने का, कोई इसकी उगने की फिक्स जगह नहीं है। अनचाही अन जगह पर उगने वाले अनचाहे अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। और ये खरपतवार है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे खेत में खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। अब बाजरे की मुख्य फसल है, इसी के साथ साथ आपकी खरपतवार उग गई तो बाजरे की जो अपनी मुख्य गौण फसल है उस गौण फसल को नुकसान होगा। क्या होगा कि ये खरपतवार मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित कर लेने के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व या जो मुख्य घटक है वो कंपोनेंट मुख्य गौण फसल को मिलने चाहिए थे, उनको पहले से खरपतवार अवशोषित करके अपना वृद्धि विकास कर लेती है, जिसके फलस्वरूप हमारी जो मुख्य फसल है, गौण फसल है, उस गौण फसल में कमी या उसकी उत्पादकता में कमी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार खरपतवार उगती है और फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमें बात करनी है कि खरपतवार इतनी इंटेलिजेंट पादप है कि बारिश होते ही फटाफट इनके बीजों का अंकुरण हो जाता है, जल्दी जल्दी सीड जर्मिनेशन। तो इसके जो बीज हैं, सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण की क्षमता इसमें हाईएस्ट पाई जाती है। कम बारिश में भी इसके बीज अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर के फटाफट से अपनी कायिक वृद्धि को करना क्या करेगा, शुरू करेगा। दूसरी ओर एक इम्पोर्टेंट इसकी जो इंटेलिजेंसी है वो क्या है, कम बारिश में बीजों का अंकुरण हो जाता है। कम बारिश में बीजों का अंकुरण, और अंकुरण होने के बाद अब लगा कि 30 दिन तक है वो बारिश नहीं हुई तो ये खरपतवार का प्लांट क्या करेगा, पादप में दो प्रकार की वृद्धियां होती है। एक तो होती है कायिक वृद्धि, ठीक है, जिसमें पादप अपनी वेजिटेटिव वृद्धि, कायिक प्रावस्था को बढ़ाता, ठीक है। और दूसरी वृद्धि होती है वो होती है जननिक वृद्धि। और जननिक वृद्धि पर पादपों की बात कर रहे हैं तो इस जननिक वृद्धि में पादपों में क्या बनते हैं, पुष्प, ठीक है। पुष्प बनेगा तो फिर आगे परिपक्व होकर के बीजों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब तक इस खरपतवार को, कोई भी खरपतवार हो, उसको जल मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, तब तक तो वो पादप अपनी कौन सी वृद्धि करेगा, ज्यादा से ज्यादा कायिक वृद्धि करेगा। और ज्यादा से ज्यादा कायिक वृद्धि करेगा तो इसकी जड़ें भी भूमि के अंदर बहुत गहराई में चली जाएगी, और गहराई में चली जाएगी फलस्वरूप कायिक वृद्धि है वो बहुत ही अधिक कर लेगा।
अब जैसे ही कायिक वृद्धि पूरी हो जाएगी तो कौन सी वृद्धि स्टार्ट करेगा? जनिक वृद्धि। अब क्या होता है कि कभी कभी कायिक वृद्धि है वो पादप स्वतः ही स्टॉप कर लेता है, रोक देता है। और कब रोक देता है? जब इसको जल, पानी H2O, जब इसको जल की कमी होती है कि अब बारिश नहीं हुई या अपने को पानी नहीं मिल रहा, उस संदर्भ में ये खरपतवार है तो पादप अपनी कायिक वृद्धि को क्या कर लेगा? स्टॉप कर लेगा, रोक देगा। और कायिक वृद्धि रोक करके कौन सी वृद्धि शुरू कर लेगा? जनिक वृद्धि। और जनिक वृद्धि में पादपों में क्या बनते हैं? पुष्प। तो जितने हो सके इतना जल्दी से जल्दी पुष्पन की क्रिया करेगा और जितने भी पुष्प बन पाएंगे इतने बना करके बीज तैयार करेगा। और बीज तैयार करने के बाद इस बीजों का ये भूमि के अंदर प्रकीर्णन भी कर लेता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में अपनी संतति है वो बनी रहे। तो इस प्रकार से ये खरपतवार बहुत ही इंटेलिजेंट पादप होते हैं जो जल्दी से जल्दी फटाफट बीजों का निर्माण करना और इस बीजों को भूमि के अंदर प्रकीर्णित करने का कार्य संपादित कर लेता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में अगली पीढ़ी में भी अपनी संतति ऐसी अवस्था में बनी रहे। तो ये इतनी इंटेलिजेंट है वो खरपतवार होती है। तो इनकी इंटेलिजेंस की कुछ विशेषता है, खरपतवारों की विशेषता कि क्या क्या इसकी विशेषता है जिसके कारण ये कम जल में या प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूलित परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद भी ये प्रकृति में क्या कर लेती है? सर्वाइव कर लेती है। तो ये विशेषता है। पहली विशेषता अभी मैंने आपको बता दी, बीज उत्पादन अधिक होना। खरपतवार की पहली विशेषता ये है कि ये अधिक से अधिक बीजों का प्रोडक्शन करेगा और जितने अधिक बीज बढ़ेंगे, जो भी बीज बढ़ेंगे, फिर प्रकीर्णन के दौरान ये बीज कहाँ पड़े रहेंगे? मिट्टी में पड़े रहेंगे, मिट्टी में, मृदा में पड़े रहेंगे। और ये मृदा में भी लंबे समय तक अधिक तापमान पर भी इनके बीज सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेते हैं और कम नमी में अंकुरित होने की कैपेसिटी भी इनके पास होती है। इसके कारण इसका अंकुरण भी जल्दी जल्दी होता है और इसके ऊपर, बीजों के ऊपर इतना कठोर आवरण पाया जाता है, बीज आवरण पाया जाता है। और वो बीज आवरण के कारण बीज में कोई किसी प्रकार की क्षति भी नहीं पहुंचती है, जिसके कारण ये लंबे समय तक भूमि में सर्वाइव कर लेते हैं और जैसे ही बारिश या कम नम एनवायरनमेंट में भी सफलतापूर्वक अंकुरित होकर के अपनी कायिक और जनिक वृद्धि को पूरा करके बीजों का अधिक से अधिक उत्पादन करके मिट्टी के अंदर इसका प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक, तो पहला है बीजों का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो अपनी संततियां नेक्स्ट पीढ़ी में लगातार बनी रहेगी। ठीक, दूसरी विशेषता है अधिक गहरी जड़ें, लार्ज रूट सिस्टम। यानी कि ये जो कोई भी खरपतवार है ये अंकुरित होने से पहले ही इसकी जड़ों का क्या करेगा? अधिक से अधिक विकास करेगा और जितनी जड़ें भूमि के अंदर गहराई में जाएगी, ठीक है, जितनी जड़ें भूमि के अंदर गहराई में जाएगी तो भूमि के अंदर जल है, वायु है और अन्य प्रकार के जो पादप को आवश्यक 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए वो भी उस मिट्टी के अंदर है। तो जितनी जड़ें ज्यादा गहराई में फैलेगी तो इतने ही वहां के आसपास से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अधिक से अधिक अवशोषण हो पाएगा और अधिक से अधिक पोषक तत्व अवशोषित कर लेगा तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि में विकास होगा और फसल को आवश्यक पोषक तत्व अनुपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो मुख्य फसल है, गौण फसल है, उस गौण फसल की उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है। तो दूसरी विशेषता है, ये सब इनकी इंटेलिजेंस के लक्षण है कि अधिक गहरी जड़ें विकसित करेगा, बीजों का निर्माण अधिक करेगा। तीसरा, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। ये पहले मैंने बता दिया कि जब बीज संश्लेषित होते हैं तो मिट्टी में लंबे समय तक इसको कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती, हानि नहीं पहुंचती है और हानि नहीं पहुंचने के कारण कम नमी पर भी ये बीज सफलतापूर्वक अंकुरित होकर के अपना वृद्धि और विकास कर लेता है। तो इस प्रकार से जीवन की क्षमता है वो अधिक होती है और लंबे समय तक का ये भूमि के अंदर पड़ा। नेक्स्ट है वो है फसल एवं खरपतवार के बीजों में समान।
तो अपन कोई भी फसल के बीज बोते हैं, ठीक है, तो अपन खेत के अंदर हम नहीं चाहते कि भी फसल के साथ अपन खरपतवार बोए, लेकिन जब फसल का अंकुरण यानी कि जो मुख्य फसल अपने खेत में उगती है तो उनके साथ साथ ही कुछ नकलची यानी कि उसके समानता प्रदर्शित करने वाली खरपतवार भी उग आती है, लेकिन उनका प्रारंभिक स्तर में जब अपन खेत के अंदर बीज बोते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो नकल कर लेती, मुख्य फसल जो है उसी फसल के समान उसके बीज भी हमें महसूस होता है, जिसके कारण हम इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग करेंगे तो प्रति हेक्टर की दर से हमारे बीज की परसेंटेज मात्रा है, जितना बीज हम बोना चाहते हैं क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो इसके चक्कर में अपन उसकी पहचान नहीं कर पाते, और पहचान नहीं करने के कारण वो खरपतवार मुख्य फसल के साथ उग जाती है, और उग जाने के बाद फिर भी हमें जब तक उसमें पुष्पन की क्रिया होती है तब तक भी हमें पता नहीं चलता है कि ये खरपतवार है या हमारी मुख्य फसल है। तब तक इस मुख्य फसल को बहुत नुकसान या क्षति पहुंच चुकी होती है, यानी कि पोषक तत्व तो अवशोषित कर लेगा, फलस्वरूप इसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को हमें कम महसूस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगली विशेषता इसकी है कि बीजों पर सूक्ष्मात्मक आवरण पाया। अभी मैंने बताया कि बीजों का निर्माण अधिक करेगा और भूमि में लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल तक भी इनके बीज मिट्टी में है वो ऐसे के ऐसे अवस्था में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीज के ऊपर एक सूक्ष्मात्मक आवरण पाया जाता है। ये सूक्ष्मात्मक आवरण बाह्य शक्ति, भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों से इन बीज की सुरक्षा प्रदान करता है, और जब भी इसको परिस्थिति या वातावरण अनुकूलित मिलता है उस अनुकूलित वातावरण में इसका अंकुरित होकर के अपनी कायिक वृद्धि को क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। अगला है वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन का मतलब क्या हुआ, ये अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, वानस्पतिक प्रजनन का मतलब होता है कि पादप के कायिक भाग से नए पादप को निर्मित कर, जैसे कि ट्यूब। तो मैं आपको बताऊं कि ये खरपतवार मान लो दूब घास, ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको दूब घास का, ये भी एक आपकी खरपतवार के रूप में क्या करती है, काम करती है। अब दूब घास की क्या विशेषता है कि इनका तना है और पर्व संधियों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो ये है पर्व और ये इसकी क्या है, पर्व संधि। क्या है, पर्व संधि। अब पर्व संधि, पर्व तो है भूमि के ऊपर रेंगता है, पर्व तो भूमि के ऊपर रेंगता है, और पर्व संधि जैसे ही भूमि के संपर्क में आती है, भूमि के संपर्क में आते ही इस यहाँ से क्या विकसित होती है, जड़ें। क्या विकसित होती है, जड़ें। और जड़ें भूमि के अंदर जाकर के आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करके यहाँ से निर्मित करता है पर्व। तो इस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ती रहती है, और पादप की कायिक वृद्धि के माध्यम से ये भूमि का अधिकांश भाग घेर लेती है। फलस्वरूप वानस्पतिक प्रजनन के माध्यम से भी खरपतवार है वो अपनी वृद्धि और विकास को विस्तारित करता रहता है। तो इस प्रकार वानस्पतिक वृद्धि में बहुत सारे मोथा जैसे प्लांट है जिसमें ट्यूबर्स के द्वारा है वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा दे देता है। अगली है प्रत्येक प्रकार की मृदा में खरपतवार है वो सर्वाइव कर लेती है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी मृदा में वृद्धि करना मतलब मिट्टी चाहे कैसी हो, अम्लीय हो, लवणीय हो या क्षारीय हो, जिस प्रकार से फसल के लिए बलुई दोमट मृदा आती है वो यदि अपन खेत के अंदर रखें, ऐसी मिट्टी है तो फसल का वृद्धि विकास बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन खरपतवार के ऐसा कुछ नहीं है कि बलुई मिट्टी होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, भूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे अम्लीय हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, लवण की मात्रा अधिक हो, क्षारीय प्रकृति को, कैसी भी प्रकृति की मिट्टी में सफलतापूर्वक है वो सर्वाइव कर लेती है, जिसके दौरान ये अपना वृद्धि विकास सफलतापूर्वक कर लेती है। अगला है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो नाम है पार्थेनियम घास। पार्थेनियम घास या इसको सिंपल कहते हैं गाजर घास। जब इंडिया ने यूएस अमेरिका से गेहूं खरीदे थे कि हमें बीज आप दो कि आपके पास अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला बीज है,
तो अमेरिका ने पार्थेनियम घास इस गेहूं के साथ मिक्स करके भारत भेज दी, जिसके बाद ये वर्तमान समय में भारत में बहुत सारी फैल गई। तो पार्थेनियम घास है, ये घास एक टॉक्सिक या विषैले प्रकृति का ऐसा पदार्थ स्त्रावित करता है, ठीक है। और इस पदार्थ स्त्रावित करने के बाद मनुष्य में विभिन्न प्रकार के चमड़ी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और चमड़ी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, एलर्जी होती है। ऐसा कार्य है इस पार्थेनियम घास के संपर्क में आने से काम होता है। तो मनुष्य भी इस पार्थेनियम घास है इसके संपर्क में आना नहीं चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता। तो चर्म रोग और एलर्जी जैसी समस्या से दूर भागने के लिए लोग इसको हटाने के लिए भी मजबूर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण सफलता पूरे इंडिया में हम फैल रही है। तो इस प्रकार मनुष्य मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण भी ये अपनी सुरक्षा को इंतजाम दे करके अपने वानस्पतिक वृद्धि को, अपने शक्ति को पूरे एरिया में विस्तारित कर लेता है। तो इस प्रकार से हानिकारक मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डाल करके भी सर्वाइव कर लेती है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पार्थेनियम घास। अगला है जल्दी प्रकीर्णन, मतलब जल्दी प्रकीर्णन किसका? जल्दी प्रकीर्णन करना बीजों का। क्यों? क्योंकि खरपतवार में अधिकतर जो प्रजनन या नई संतति का निर्माण है किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा। तो पहले मैंने आपको बताया अधिक बीजों का उत्पादन करता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, कम समय में बीज तैयार करता है और जल्दी जल्दी बीजों का क्या कर लेता है? प्रकीर्णन कर लेता है। कैसे कर लेता है ये मैंने आपको बताया कि पहले कायिक वृद्धि करेगा, फिर कौन सी वृद्धि करेगा? जनिक वृद्धि। और जनिक वृद्धि के दौरान किसका निर्माण होगा? बीजों का। और बीज है वो जल्दी जल्दी परिपक्व होकर के इसका क्या हो जाएगा? परिस्फुटन, प्रकीर्णन हो जाता है भूमि के अंदर। अब इनके बीज है वो जो अपनी फसल होती है उन फसल की तुलना में थोड़ा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। फसल की तुलना में खरपतवार के बीज क्या होते हैं? हल्के होते हैं, जिसके कारण वायु के साथ, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं और फलस्वरूप पूरे एरिया में उस भाग में इसके बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है और सफलतापूर्वक वहां पर क्या कर लेती है? सर्वाइव कर लेती है। दूसरा, इसमें जो बीज होते हैं इसके बीजों के ऊपर बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं और हुक पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाल, रोम, हुक, जिसके माध्यम से ये सफलता होती है। तो जब पशु जंगल में चरने जाते हैं तो ये हुक है, बाल है, ये पशु की त्वचा के माध्यम उसके सिर के ऊपर चिपक जाते हैं और जैसे ही पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरने जाता है तो इसके बीजों का प्रकीर्णन है वो जल्दी जल्दी हो जाता है और पूरे इलाके में ये खरपतवार फैल करके अपना विस्तार है कर लेती है। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता में देखता है, कीटों का इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कीटों के अगेंस्ट में ये ऐसे टॉक्सिक या विषैले पदार्थ स्त्रावित करेगा, फिरोमेन स्त्रावित करेगा, ताकि कीट भी है वो इससे दूर भागने लग जाते हैं और ये खरपतवार अपने सफलतापूर्वक वृद्धि और विकास करके बीज निर्मित कर लेता है। खरपतवार फसल प्रतियोगिता, खरपतवार फसल प्रतियोगिता यानी कि फसल और खरपतवार के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। और आपने चार्ल्स डार्विन के जीवन संघर्ष का एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि जो जीव प्रकृति में अधिक संघर्ष करेगा वो सर्वाइव कर पाएगा और जो संघर्ष नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर फसल के साथ संघर्ष कौन कर रही है? खरपतवार। संघर्ष किसके लिए हो रहा है? भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, नमी के लिए, तापमान के लिए और पोषक तत्वों के लिए खरपतवार और फसल के साथ क्या होता है? संघर्ष होता है और इस संघर्ष में खरपतवार आगे बढ़ जाती है और फसल वो पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार से जो आवश्यक पोषक तत्व और जो फेवरेबल कंडीशन इस फसल को मिलनी चाहिए थी वो इसका उपयोग कौन कर लेती है? खरपतवार, जिसके कारण आपकी गौण फसल, मुख्य फसल क्या हो जाती है? दब जाती है। फलस्वरूप किसान की उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खरपतवार हैं, फसल के साथ संघर्ष करके अपना कार्य संपादित करके अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। अगला, प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित फसल क्या होती है? थोड़ा पानी नहीं मिला तो पत्तियां मुरझाने लगती है, ठीक है, और फसल अपना वृद्धि विकास क्या कर लेती है? रोक लेती है। लेकिन खरपतवार में ऐसा नहीं होता। प्रतिकूल एनवायरमेंट मिला
तब भी सर्वाइव कर लेगी। तब क्या करेगी? जननिक वृद्धि शुरू करके बीजों का क्या कर लेगी? निर्माण, और बीज जल्दी से प्रकटित कर लेगी ताकि अपनी देह संस्कृति है वो एज इट इज इसी प्रावस्था में है वो बनी रहती है। तो प्रतिकूल जलवायु में बीज सर्वाइव करने की इसमें कैपेसिटी क्षमता का गुण पाया जाए, जिसके कारण ये प्रकृति में विस्तारित होकर के फैली हुई है। खाद बीज की न्यूनतम आवश्यकता, पानी और खाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती जितनी फसल को होती है, और पानी और खाद के अभाव में भी सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकती है। जल्दी जल्दी इसका वृद्धि और विकास होता है। ये जैसा आप जानते हैं, कल परसों बारिश हुई और आज देखो आप चारों तरफ हरियाली हरियाली चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी वृद्धि होना और जल्दी जल्दी परिपक्व होता है, यानी कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड भी इसका क्या होता है? कम होता है। मुख्यतः अपन फसलों की बात करें तो 90 से 120 दिन में पक करके क्या होती है? तैयार होती है। कौन? फसल 90 से 120 दिन में। लेकिन खरपतवार है वो आपकी 60 से 70 दिन में ये अपनी कायिक वृद्धि और जनिक वृद्धि दोनों ही पूरी कर लेती है, और दोनों ही वृद्धियां पूरी कर लेने के बाद जल्दी जल्दी बीजों का प्रकीर्णन करके नेक्स्ट जनरेशन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी खरपतवार की इंपॉर्टेंट विशेषताएं, इन विशेषताओं के माध्यम से ये प्रकृति में सर्वाइव कर पाती है और फसल को नुकसान पहुंचाने का क्या करती है? काम करती है। ठीक, तो अब आगे अपन पढ़ेंगे खरपतवार के कौन कौन से प्रकार हैं, और ये खरपतवार ऐसे ही इसमें विशेषता पाई जाती है तो हमें इसका नियंत्रण कैसे कर लेना चाहिए, यानी कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि नियंत्रित नहीं हो पाएगी तो फसल की उत्पादकता में कमी देखने को मिल जाती है। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे खरपतवार का वर्गीकरण और इसको नियंत्रित करने के उपाय, किन किन विधियों के माध्यम से अपन नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, आज तक इतना है। ओके।